Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. I hope you all are doing well. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and share these videos with your friends also. And if you need any kind of additional help like online classes and offline classes, then you can contact me. My number is given in the description box. Now in today's video I am going to discuss frequently asked questions from the student side, बिकॉज स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं पीटीई को लेके. सो आई मेक अ लिस्ट ऑफ around 25 questions. So if you have any queries rather than this, then you can write in the comment box, and if you have any suggestions then you can also write in the comment box. You can also mail me amarpteclasses@gmail.com. So this is the first question, is PTE easy? So mostly students जो पहले IELTS करते हैं वो उसके बाद PTE करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो PTE है वो easy है as compared to the IELTS. So IELTS में mostly students को प्रॉब्लम होती है because of the human interference, because जो आपकी speaking skills हैं वो आपका कोई in person चेक करता है. बट इन PTE आपने जो पेपर देना है वो कंप्यूटर के ऊपर पेपर देना है, तो आपकी जो स्पीकिंग है वो AI ने चेक करनी है. So you can say कि PTE is little bit easy as compared to the IELTS, but in PTE AI is going to check your speaking skills. So इसमें आपने जो speaking अपनी improve करनी है वो mastery के साथ improve करनी है. You can follow the tips, you can follow the tricks, you can follow the templates, but इसमें आपने अपनी pronunciation को improve करना है. Because sometime क्या होता है कि अगर आप बोल रहे हो तो सामने वाला बंदा can understand कि what you are speaking, but computer need to be understand actual pronunciation. सो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. बिल्कुल करेक्ट मीन्स कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, एंड आपकी जो फ्लुएंसी है वो मॉडरेट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप रुक रुक के बोल रहे हो देन कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड, एंड आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो तो भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा. सो आपने अपनी एक फ्लुएंसी भी मेंटेन करनी है, अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करना है, और आपने कंटेंट पे भी फोकस करना है. सो यू कैन से कि PT इज़ लिटिल बिट ईजी, बट यू हैव टू वर्क. अगर आप इस पे वर्क करोगे देन यू कैन गेट गुड स्कोर इन PTE. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दी टेम्पलेट्स वर्किंग? सो टेम्पलेट्स आर वर्किंग इन 2024, बट अब क्या होता था कि जो पहले हम टेम्पलेट्स यूज़ करते थे राइट एंड एसे. सो राइट एंड एसे में फॉर एग्जांपल 2 लाइन्स आर गिवन फॉर योर कंटेंट. सो जो हेडिंग है वो 2 लाइंस का है, तो हम एज इट इज लाइंस को यूज़ करते थे इन द टेम्पलेट. बट इन 2024 क्योंकि पहले क्या होता था कि कंटेंट जो था वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था इन केस ऑफ ऐसे. सो अगर आप 2 लाइंस को एज इट इज़ लिख रहे हो या आप एक ही लाइन को एज इट इज़ लिख रहे हो तो आपको कंटेंट के फुल मार्क्स मिलते थे. बट इन 2024 क्या है कि अगर आप कंटेंट को 100% सेटिस्फाई कर रहे हो, यू आर राइटिंग द कीवर्ड्स, देन यू विल गेट गुड स्कोर इन द कंटेंट पार्ट. बिकॉज जो ऐसे की मार्किंग है वो कंटेंट हो गया, लिंग्विस्टिक रेंज, फॉर्म, स्पेलिंग्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, वो सब पे डिपेंड करती है. सो टेम्पलेट्स आर वर्किंग फॉर डिस्क्राइब इमेज, फॉर रिटेल लेक्चर. रिटेल लेक्चर के लिए आपने टेम्पलेट फॉलो करना है जिसमें फ्रेजेस आप लिख सकते हो. देन समराइज रिटन टेक्स्ट, आप सबको पता है कि आपने कैसे लिखना है. उसके बाद राइट एंड ऐसे में आपने ऐसा टेम्पलेट चूज़ करना है जिसमें कीवर्ड्स को आप पुट ऑन कर सको. आफ्टर दैट समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी आप टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हो, बट आपने उसमें फ्रेजेस को लिखना है rather than कीवर्ड्स, क्योंकि इससे पहले हम कीवर्ड्स लिख रहे थे, बट अभी 2024 में आपने फ्रेजेस लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द रिजल्ट टाइम पीरियड? सो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, द रीसेंट मंथ में जो प्रॉब्लम आई है, प्लस जो अभी स्टूडेंट्स ने, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था तो उनका जो रिजल्ट है वो फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहा. नो, दिस इज़ नॉट ट्रू. सम टाइम यू विल गेट योर रिजल्ट विद इन 4 आवर्स और सम टाइम यू विल गेट योर रिजल्ट विद इन 5 days. सो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं, अगर 3 दिन तक रिजल्ट नहीं आया तो हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो वो मेल लिखने लगते हैं. सो दिस इज़ नॉट अ पॉइंट. If you are not getting your result within 5 working days, then you can write down the mail, but if you are getting your result within 5 days, then there is no need to write an email. So you have to wait, you have to show some patience. Sometime if you are appearing your exam at 8 a.m. in the morning, then you will get your result at 12.
PM. So this is the true कि sometime you will get your result within same day and sometime you will get your result within 5 days, but you have to wait within 5 days because 5 days में ऐसा कभी नहीं होता कि आपका रिजल्ट ना आए. within 5 days आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा. बट अगर ऐसा होता है कि आप फ्राइडे को एग्ज़ाम दे रहे हो तो बीच में सैटरडे संडे है, तो अगर फ्राइडे रिजल्ट नहीं आया तो वो मंडे ही आएगा. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, उसने फ्राइडे एग्ज़ाम दिया था, सैटरडे संडे रिजल्ट नहीं आया था, बट मंडे रिजल्ट आ गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन इन PTE. सो अभी क्या होता है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम AP uni देन यू कांट स्पीक द इंट्रोडक्शन. सो सेम इन केस ऑफ final PT exam, so you can skip the introduction. So if you want to give the introduction then you can give, but if you want to skip the introduction then you can skip it, because ये आपके overall score में कोई भी contribution नहीं करता. introduction अगर आप देना चाहते हो then well and good है, because उसमें क्या होता है कि आपका जो बोलने का स्टाइल है, आप जो बोलने जा रहे हो, तो उसमें आपकी जो फियर है वो ख़त्म होता है, आपकी जो फंबलिंग है वो ख़त्म होती है. क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो उससे पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि आपका पासपोर्ट चेक हो रहा है, उसके बाद फिंगरप्रिंट हो रहे हैं, देन आपकी फ़ोटो हो रही है, तो उसमें आप बिल्कुल नर्वस भी होते हैं कुछ स्टूडेंट्स. तो कुछ के दिमाग में ये भी चल रहा है कि हमें एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो एकदम से हम रीड अलाउड में बोलना स्टार्ट करते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू कि गिव योर इंट्रोडक्शन. अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हो तो जो लाइन्स वहाँ पे लिखी हुई हैं आप वो बोल दो, क्योंकि उस टाइम में आपकी जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो जाएगी. एंड टेक अ डीप ब्रीथ. Next is how can we overcome fumbling in speaking? This is the most important question from all of the student. Means mostly students का ये question होता है कि how can we overcome fumbling in speaking? So I will suggest you कि जब आप पेपर को start करते हो, when you will start your exam, तो उससे पहले आपके पास time होता है कि you can check your microphone. Means you can check the listening, मीन्स जो ऑडियो है उसको आप कितनी उसके साथ सुन सकते हो, बिकॉज उसमें आपने अपना लेवल वॉल्यूम लेवल सेट करना है कि इतने वॉल्यूम तक आप सुन सकते हो और ये आपके लिए कंफर्टेबल है. सेम आप स्पीकिंग के लिए भी चेक करते हो कि अगर मैं इतनी स्पीकिंग के साथ बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ की क्लैरिटी है और मैं ठीक बोल रही हूँ, तो उस टाइम पीरियड में आप अपनी फंबलिंग को कम कर सकते हो. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप अपने माइक को सेट करते हो, कि लिसनिंग के लिए सेट कर रहे हो अपना वॉल्यूम, स्पीकिंग के लिए अपना वॉल्यूम सेट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने टेम्पलेट को बोलना है. you can speak the template of describe image, even you can speak the template of retell lecture. क्योंकि जब आप template को बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं template फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ या मैं template बहुत स्लो तो नहीं बोल रहा हूँ. तो उस टाइम पे आपका एक स्पीकिंग लेवल सेट हो जाएगा और आपकी जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी टेम्पलेट को बोल चुके हो. तो आपको दिमाग में एक पॉइंट में आता है कि हाँ मैंने एक तरह से पेपर स्टार्ट कर लिया है. तो उस टाइम पीरियड में आप अपनी फंबलिंग को ओवरकम कर सकते हो. उसके बाद आपको जस्ट इंट्रोडक्शन आएगी. मैंने इंट्रोडक्शन बनाई हुई है, आपने वो इंट्रोडक्शन बोलनी है, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. क्योंकि जब भी आप कहीं पे कॉलेज में जाओगे या आप कहीं जॉब पे जाओगे तो इंट्रोडक्शन तो देनी है. देन यू कैन गिव द इंट्रोडक्शन सो दैट यू कैन ओवरकम योर फंबलिंग. नेक्स्ट है व्हाट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेक्स्ट बटन. इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि हमने नेक्स्ट क्यों प्रेस करते रहना है. नेक्स्ट आपने प्रेस करते रहना है क्योंकि जब आपका क्वेश्चन इमीडिएटली ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल आप रीड अलाउड बोल रहे हो, तो आपने रीड अलाउड को 17 सेकेंड्स में बोल दिया, बिकॉज यू हैव अ 40 सेकेंड, बट यू कैन स्पीक इन 15 सेकेंड 16 सेकेंड. इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कितना बड़ा आ रहा है आपको. तो उसके बाद अगर आप नहीं बोल रहे हो तो जो आपका साइलेंट है वो रिकॉग्नाइज होगा माइक में. प्लस अगर आप ऐसे सेंटर में पेपर दे रहे हो कि बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि पेपर तो सेम टाइम पे स्टार्ट होगा, तो स्पीकिंग की भी सेम टाइम पे स्टार्ट होगी. तो अगर आपके नेक्स्ट वाला पर्सन बोल रहा है तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी. आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आपका क्वेश्चन ख़त्म होगा आपने उसी टाइम नेक्स्ट बटन को प्रेस करना है, क्योंकि जब भी आप उस बटन को प्रेस नहीं कर रहे हो तो आपकी जो नॉइस है वो वहाँ पे ऑलरेडी
उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो भी रिकॉर्ड हो रही है, देन यू कैन लूज योर मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. So always press the next button when you will complete your answer, even in the case of writing, reading and listening. Because writing में क्या होता है कि you will get 10 minutes for summarize written text. तो most of the students will wait 10 minutes कि अब मेरे 10 मिनट्स हो गए तो कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाएगा. नो, पहले ही 10 मिनट से नेक्स्ट बटन को प्रेस कर दो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि इफ़ यू आर नॉट प्रेसिंग द नेक्स्ट बटन देन यू विल लूज योर मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेक्स्ट बटन. Next is what should be the position of mic. So what should be the position of mic means, I think my voice is clear to all of you. So my mic is 2 finger away from my mouth. So आपने हमेशा अपने जो फेस है उससे, मतलब जो आपकी लिप्स हैं उससे आपने 2 फिंगर्स के डिस्टेंस के साथ अपने माइक को प्लेस करना है, सो दैट आपकी जो सांस की आवाज़ है, जो आपकी ब्रीदिंग है, वो रिकॉर्ड ना हो. सो आपकी जो वॉइस है वो क्लियर रहे. सो जस्ट कीप अवे 2 फिंगर्स. नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग. सो ये प्रॉब्लम आती है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है. जो ऑटोमेटिकली जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है राइटिंग एंड स्पेलिंग्स, क्योंकि राइटिंग में मोस्टली स्पेलिंग्स ही हैं, क्योंकि अदरवाइज तो आप टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो तो उसमें तो कोई इशू नहीं है. तो राइटिंग में बच्चे क्या करते हैं, जिनकी स्पेलिंग ऑलरेडी वीक है, जिनको स्पेलिंग ही नहीं आते, तो अगर वो प्रूफ रीडिंग भी करेंगे तो क्या ही प्रूफ रीडिंग करेंगे, क्योंकि समराइज रिटन टेक्स्ट में होता है कि आपने देख के समरी लिखनी है, आपने जस्ट कनेक्टर यूज़ करने हैं, ऑल दो, बट या हेंस. बट प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ बच्चों को जो उन्होंने लिखा है उसके स्पेलिंग्स ही नहीं पता, तो वो मैच कैसे करेंगे. सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि समराइज रिटन टेक्स्ट में जब आप लिख रहे हो तो साथ की साथ अपने स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखो, क्योंकि 10 मिनट्स बहुत होते हैं 50 वर्ड्स को लिखने के लिए. सेम आपने ऐसे में भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो उसको बोल बोल के लिखो, क्योंकि अगर आप बोल के लिख रहे हो, अगर आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उस केस की ये बात कर रही हूँ, अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी गुड है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी होगी. बट जब भी आप लिख रहे हो तो उसको बोल के लिखो. और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में क्या करना है कि जिस स्पेलिंग में आप श्योर नहीं हो, आपने लिख तो लिए कॉपी पे, बट अगर आप श्योर नहीं हो कि इसके स्पेलिंग्स ठीक है या नहीं है, तो आप उन स्पेलिंग्स को ना लिखो, क्योंकि वही बेटर वे है कि आप उसको अवॉइड करो. बिकॉज समराइज स्पोकन टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर आप स्पेलिंग की एक मिस्टेक कर रहे हो तो आप वोकैबुलरी में भी मिस्टेक, आपका 1 नंबर कटेगा. सो उन्हीं स्पेलिंग्स को लिखना है समराइज स्पोकन टेक्स्ट में जिसकी आपको श्योरिटी है. अदरवाइज आपने जब लिख लिया तो उसको एक बार पढ़ो, बट बोल के पढ़ो, क्योंकि जब हम बोल के पढ़ते हैं तो हमें अपनी गलती पता चलती है कि ये मेरी मिस्टेक है. नेक्स्ट है, इज रीडिंग टफ इन पीटीई. नो, इट्स नॉट टफ, क्योंकि अगर आप उसको समझ के कर रहे हो देन इट्स नॉट टफ, बट अगर आप उसको रट्टाफिकेशन कर रहे हो देन इट्स टफ. सो स्टार्टिंग में जब आप पीटीई को प्रिपेयर करते हो तो रीडिंग सबको डिफ़िकल्ट लगती है, बट उसके बाद जब भी आप रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम पे रीडिंग आपको टफ नहीं लगती. सो रीडिंग लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, बट इफ़ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, देन यू कैन डू द रीडिंग. बिकॉज रीडिंग में जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्ड्स की. तो कई बार क्या करते हैं बच्चा जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जिनको पेपर देना है एट एनी हाउ, बट दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश, तो वो उसको लर्न करते हैं रीडिंग में फिलिंग द ब्लैंक्स को, कि हमने इसको ऐसे याद करना है. बट जब भी आप उनको लर्न कर रहे हो तो आपने लाइंस में से वर्ड्स को याद रखना है कि ये वर्ड मैं इस तरह से याद रखूंगा. बिकॉज अगर आप एपी यूनि की बात करो तो वहाँ पे 49 पेजेस हैं, एक पेज में 20 ब्लैंक्स हैं, देन हाउ यू विल रिमेंबर इट. सो मेक अ स्ट्रैटेजी टू रिमेंबर इट, अगर आपने रिमेंबर करना है. अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो देन रीडिंग इज नॉट डिफिकल्ट, बट अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते देन इट इज डिफिकल्ट. नेक्स्ट है, इफ यू आर स्पीकिंग फास्ट विल इट हेल्प इन गेटिंग गुड स्कोर. नो, it will not help you. So if you are speaking too low,
then you will lose score. If you are speaking too fast, then you will lose score. So if you are speaking at a moderate pace so that computer can understand, then it will help you to improve your score. Means you will get good score in speaking section of the PTE. because अगर speaking में score good है तो already जो आपका overall score है वो भी अच्छा होगा. So आपने बहुत ज़्यादा fast नहीं बोलना है. जो अगर आप फास्ट बोल रहे हो तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस पेस के साथ बोलना है जिसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर है. बिकॉज जब आप फास्ट बोलते हो तो उसमें आप वर्ड्स को मडल करते हो, मीन्स आपके जो वर्ड्स हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं. सो उस केस में आपने फास्ट स्पीकिंग को अवॉइड करना है. नेक्स्ट, विच इज़ द गुड वेबसाइट फॉर प्रेपरेशन. सो मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी वेबसाइट में से पेपर आता है मैम. सो नो, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिसमें से 100% पेपर आएगा. बिकॉज आप 10th या 12th के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो. आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो भी टास्क गिवन है. एग्ज़ाम कहीं से भी आ सकता है. और अगर आपने प्रेपरेशन करनी है, अगर आपको अपनी जो रेंज में वेबसाइट चाहिए तो वो AP यूनी से कर सकते हो, आप अल्फ़ा PT से कर सकते हो, गुरुली से कर सकते हो, TCY से कर सकते हो. उसके बाद आपका ptstudy.com है, लैंग्वेज एकेडमी है, बहुत सारी वेबसाइट हैं. बट मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा AP यूनी ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसके में क्या होता है कि आपके जो टेस्ट हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. तो आप जितने मर्जी टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि कुछ वेबसाइट में जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड होते हैं. तो आपने सिर्फ प्रेपरेशन करनी है, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के टास्क हैं, देन यू विल गेट डेफिनेटली गुड स्कोर. डू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रेडिक्शंस कम इन एग्ज़ाम. कुछ बच्चों की ये मोस्टली मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब में कि जो प्रेडिक्शंस आप डालते हो तो उसमें से पेपर आता है. सो इट्स नॉट 100% कि आपको प्रेडिक्शन में से एग्ज़ाम आएगा ही आएगा. बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PTE, देन यू कैन सॉल्व दी प्रेडिक्शंस ऑल्सो ना. कि अगर आप प्रेपरेशन तो कर ही रहे हो, अगर आप साथ में प्रेडिक्शंस भी कर लोगे तो उसमें लॉस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस करनी है. तो प्रेडिक्शन भी एक तरह से प्रैक्टिस है. बट ऐसी श्योरिटी, ऐसा रिटर्न में कहीं भी नहीं है कि फलानी वेबसाइट में अगर प्रेडिक्शंस गिवन है तो उसमें से पेपर आएगा. नो, पेपर कहीं से भी आ सकता है. बट कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रेडिक्शन में से पेपर रिपीट हो जाता है. नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को. मीन्स अगर 10 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो दो बच्चों को प्रेडिक्शन में से एग्ज़ाम आ जाता है. बट 100% प्रेडिक्शन कहीं पे नहीं आती कि आपको सारे क्वेश्चन प्रेडिक्शन में से ही आ रहे हैं. बट चांसेस हैं कि आ सकते हैं. तो प्रेडिक्शंस भी क्या होती हैं कि अगर आपने ऑल करा हुआ है तो प्रेडिक्शन के क्वेश्चन ऑल में से ही होते हैं. 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑल में नहीं होंगे. सो वही प्रेडिक्शन है. तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप सारी प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रेडिक्शन करने में कोई बुराई भी नहीं है. बट ये भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा कभी होता भी नहीं है कि आपको प्रेडिक्शन में से 100% एग्जाम आएगा ही. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द राइट टाइम एंड डे फॉर अपेयरिंग इन PT एग्ज़ाम. सो ये भी बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों में कि मैंने पेपर कब फिल करना है और मैं पेपर किस दिन दूं कि मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाए, या मैं कौन से सेंटर में दूं कि मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाए. XYZ सेंटर में जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं. सो उस XYZ सेंटर में जो पेपर है वो बहुत ईजी आता है. तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो भी सेंटर आपके PT का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो वहाँ पे पियर्सन की एफिलिएशन है वो तभी ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से पियर्सन का एग्ज़ाम ले रहे हैं. सो राइट टाइम एग्ज़ाम को फिल करने का तब है. फॉर एग्जांपल योर टारगेटेड स्कोर इज 70 या 65, 7 ईच. तो इफ़ यू आर गेटिंग योर स्कोर अबव 65, देन आई विल सजेस्ट यू टू फिल योर एग्ज़ाम. बिकॉज क्या होता है कि कुछ बच्चों का जो टारगेटेड स्कोर है वो 60 होता है, तो वो अपने मॉक टेस्ट से स्टार्ट करते हैं. पहले में 55 आया, 58 आया, फिर 60, देन +60. तब मैं उनको बोलती हूँ कि नाउ यू कैन फिल द एग्ज़ाम. आपका जो स्कोर है मॉक टेस्ट में वो इंक्रीज होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. इफ़ योर स्कोर इज़ कांस्टेंट एंड इफ़ योर स्कोर इज़ डिक्रीजिंग, देन आई विल नॉट सजेस्ट यू टू फिल योर एग्ज़ाम. सो योर स्कोर शुड बी इंक्रीजिंग.
बिकॉज अगर आपका टारगेटेड स्कोर 60 है देन इट शुड बी 65 इन AP uni, and if your targeted score is 65 then it should be 70 plus in AP uni. So I will suggest you कि if your score is increasing means your graph is rising, then you can appear in the exam and you can appear anytime, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डे कि मंडे फिल करना है, मंडे पेपर इजी आता है, ऐसा कुछ नहीं होता. सो एक बार अपना स्कोर चेक कर लो, अपने टारगेटेड स्कोर के साथ मैच कर लो, देन यू कैन अपेयर इन द एग्जाम. नेक्स्ट इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ PTE. सो ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि इम्पॉर्टेंट टास्क कौन से हैं. सो मैं अभी ब्रीफ करती हूँ. इन स्पीकिंग, रीड अलाउड, repeat sentence, describe image and retell lecture. Writing section, summarize written text, write an essay. Reading section, reading and writing filling the blanks, reorder paragraphs, then reading filling the blanks. उसके बाद आता है listening, summarize spoken text, listening filling the blanks, highlight incorrect words and write from dictation are the most important tasks of PTE. Next is there any need of practice if our English is already good? No, there is no need of practice. Just go through the pattern of exam if your English is already good. So just आपने पैटर्न से फैमिलियर होना है कि आपको पैटर्न पता है, आपको क्वेश्चन की टाइप्स पता है और किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस आने हैं, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए. So just go through the pattern and just give a 1 to 2 mock test so that you can decide your score and you can match your score with your targeted score. Next is, can we prepare PT at home? Yes, you can prepare it. So PT इतना भी difficult नहीं है कि you can't prepare at home. So if your English is weak then you need a tutor. अगर आपका स्कोर आपने ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम दे दिया है तो उस स्कोर नहीं आया है बट आप नेक्स्ट टाइम देना चाहते हो, देन यू कैन सजेस्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अ ट्यूटर. बट इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड एंड यू थिंक यू कैन डू इट देन यू कैन प्रिपेयर PT एट होम. But if your English is not good then you need a tutor because tutor will help you to improve your score. So this is my suggestion कि if your English is not good then go to a tutor, and if your English is good then just go through the pattern of exam, just give 1 or 2 mock tests, then fill the exam. नेक्स्ट, कैन वी फॉलो एनी टेम्पलेट अवेलेबल ऑन इंटरनेट. ये मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ये ऐसा करते हैं. मीन्स उनको अगर उनका एक टेम्पलेट काम नहीं करता तो वो ऐसा ज़रूर करते हैं कि अपने किसी फ्रेंड से पूछेंगे या किसी और इंस्टीट्यूट में कोई फ्रेंड पढ़ रहा है तो उससे पूछेंगे कि अच्छा तेरा ये टेम्पलेट है, इसमें तेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं AP यूनी या TCY या गुरुली में, मेरे तो इतने आ रहे हैं तो मैं अपना टेम्पलेट चेंज कर लूँ. या फिर कोई इंटरनेट पे अगर उनको टेम्पलेट मिल गया अवेलेबल तो वो टेम्पलेट फॉलो करते हैं. सो मैं तो यही सजेशन देती हूँ कि आपने टेम्पलेट वही फॉलो करना है जो ऑलरेडी PSN पे चेक हो चुका है. क्योंकि मैं जब टेम्पलेट फॉलो करवाती हूँ तो मैं ऑलरेडी पहले मॉक टेस्ट देती हूँ, PSN का ऑफिशियल मॉक टेस्ट, सो दैट आई कैन चेक माई टेम्पलेट. सो आई विल सजेस्ट यू कि ब्लाइंडली आपने कोई भी अवेलेबल टेम्पलेट इंटरनेट पे फॉलो नहीं करना है. अगर किसी ने वो टेम्पलेट मॉक के थ्रू टेस्ट करा है या PSN का एग्ज़ाम दे के अपने 17,000 वेस्ट करके मतलब उसको लगा के फिर टेस्ट करा है, देन यू कैन फॉलो दैट टेम्पलेट. बट अगर आप ब्लाइंडली कोई भी टेम्पलेट फॉलो करोगे तो वो एग्ज़ाम में काम नहीं करेगा. सम टाइम यू विल गेट स्कोर ऑन AP यूनी या अदर वेबसाइट बट सम टाइम यू विल नॉट गेट. सो ये हमने जस्ट देखा भी है कि सेम टेम्पलेट पहली बार बोलो तो कुछ और स्कोर आता है, सेम टेम्पलेट को दूसरी बार बोलो तो सेम कुछ और स्कोर आता है. दिस एक्चुअली हैपन्स. ये मेरे साथ भी होता है और सभी के साथ होता है. तो ब्लाइंडली कोई भी टेम्पलेट फॉलो मत करो. Next is grammar important in PTE? Yes, grammar is important in writing and reading, but it is not important in the speaking section of PTE. Because speaking में आपने read aloud पढ़ने हैं, repeat sentence पढ़ना है और describe और retell में आपने template follow करने हैं. So there is no need of grammar in speaking section of PTE, but it is important in reading and writing. Next, how to manage time in PTE. So you can manage time in PTE in the speaking section because speaking में time की कभी किसी को कोई problem नहीं आती है. बट आपने राइटिंग में टाइम को मैनेज करना है सो दैट यू कैन राइट द टास्क एज वेल एज यू कैन उसको आप दोबारा भी पढ़ सको.
मीन्स आपने प्रूफ रीडिंग भी कर सको. सेम आपने रीडिंग में भी टाइम को मेंशन करना है. इन रीडिंग यू विल गेट 28 मिनट्स, बिटवीन 28 to 30 minutes, and you will get 14 to 16 questions. So you can spend only 2 minutes on one question. So manage your time accordingly. Same in the case of listening section. You will get 10 minutes for summarize spoken text. So write down the summary, then do proofreading. So after that, manage the time for listening, filling the blanks, then highlight incorrect word and write from dictation. Because most of the student will lack time in write from dictation. In dictation, you will get 3 to 4 questions and you will need 6 minutes at least to attempt these 3 to 4 questions. So manage your time accordingly. So आपका जो timer है वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे होगा, तो आपने अपने टाइम को मैनेज करके चलना है, बट डोंट बी पैनिक. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस? सो दिस इज द क्वेश्चन ऑल्सो. सो कीवर्ड्स हैं, जैसे डिफरेंस है, सो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कीवर्ड है, एंड फ्रेज है वो भी कीवर्ड है, एंड भी हमारा एक कीवर्ड है. बट फ्रेज क्या होता है कि व्हाट इज डिफरेंस, दिस इज द फ्रेज. सो दिस इज द फ्रेज. सो फ्रेज क्या होता है कि आप 3 या 4 वर्ड्स को इकट्ठा लिख रहे हो जिनकी कोई सेंस बन रही है, और कीवर्ड्स क्या होता है कि आप सिंगल वर्ड्स लिख रहे हो, तो वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं. जहाँ पे आप 4 वर्ड्स को इकट्ठा पिक करते हो वो हमारे फ्रेज होते हैं. तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पे कीवर्ड्स यूज करने हैं और कहाँ पे आपने फ्रेजेस यूज करने हैं. इट विल डिपेंड ऑन योर टेम्पलेट. Next is, what is the 3-second rule in PTE? So this is the question from most of the students कि 3-second rule क्या होता है PTE में. 3-second rule ये होता है in the speaking section. If you are not speaking within 3 seconds, then your mic will automatically get off and you will get 0 score, or you can say minimum score for that particular question. So always try to speak within 3 seconds. So if you are speaking anything after 3 seconds, means आप सही आंसर भी दे रहे हो, but आपका जो रिस्पॉन्स है it will not be recorded. So remember this point. So you have to follow 3-second rule in the speaking section of PTE. Always speak within 3 seconds when your mic is on, because in read aloud you will hear the sound of beep. Again in describe image में beep की sound होगी, read tell में भी beep की sound होगी, तो उसके just बाद बोलना start कर देना है. और repeat sentence में जैसे ही sentence खत्म हो गया, blue bar start हुई, then start speaking. Next, what is PT validity period? It's 2 years. When we can retake the exam? So mostly students क्या होता है कि अगर स्कोर नहीं आया तो हम पेपर दोबारा कब दे सकते हैं? जब भी आपका स्कोर आ गया, जस्ट इमीडिएट आफ्टर दैट यू कैन अगेन फिल द एग्जाम. जस्ट आपने स्कोर, क्योंकि पहले आप स्कोर चेक करोगे उसके बाद ही पेपर फिल करोगे. सो व्हेन यू विल रिसीव योर रिजल्ट, देन यू कैन अगेन फिल योर एग्जाम. When we can cancel अगर एग्ज़ाम, क्योंकि कुछ बच्चों को कैंसिल करना होता है, सो विद इन 14 days यू कैन कैंसल योर एग्ज़ाम एंड रीस्केड्यूल इट. सो कैंसिल मतलब आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हो विद इन 14 days. 1-4. Next, is getting re-evaluation in PT relevant? No, it's not relevant, because you will जो री-evaluation की फीस है वो 13,000 है. सो बेटर है कि आप पेपर दोबारा दे दो, क्योंकि उसकी फ़ीस 17,000 है. तो री एवेल्यूएशन में क्या होगा कि जो आपके AI वाले टास्क हैं सिर्फ वही चेक होंगे, सारे टास्क चेक नहीं होंगे. तो अगर आपका स्कोर कम होता है तो वो स्कोर ही आपने फॉलो करना होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपका फर्स्ट टाइम 70 आ रहा है, रीएवैल्यूएट, आपको कोई डाउट है तो आपने उसको रीएवैल्यूएट करवाया तो उसके बाद 68 आ गया, तो 68 वाला चलेगा, 70 वाला नहीं चलेगा. सो रीएवैल्यूएशन आपकी वैलिड नहीं है, मतलब दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड 13,000 और रीएवैल्यूएशन. सो इट्स बेटर टू स्पेंड 17,000 फॉर एग्जाम सो दैट यू कैन डू गुड. नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, मतलब आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स ने दिए थे तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है. बट अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है एक्सेप्ट दीज क्वेश्चन, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर आपकी सजेशंस हैं देन यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.